हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा ब्रह्मास्त्र बैच शुरू किया गया है जीके जीएस के लिए। तो इसमें जो बायोलॉजी की सेकंड क्लास हुई है 2 अगस्त को, इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास। तो देखिए, इसके अंदर पिछली क्लास का एक टॉपिक चल रहा था, उसका एक पॉइंट रह गया था, तो इसको पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए कैरियो, तो कैरियो जहाँ जहाँ आपको कैरियो दिखेगा उसको केंद्रक से रिलेट करना है। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। इसके बाद देखिए कैरियोलॉजी, तो कैरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, जो केंद्रक का अध्ययन होता है उसे कैरियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, तो मतलब प्रो प्लस कैरियो। तो कैरियो का मतलब तो हमें पता होता है कि पता है कि हमें केंद्रक होता है, और प्रो मतलब जिनमें केंद्रक नहीं होता है उन्हें प्रो कहा जाता है, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाती है ये, और ये केंद्रक विहीन होती है। इसके बाद देखिए यूकैरियोटिक कोशिका, तो मतलब यू प्लस कैरियो, कैरियो मतलब केंद्रक होता है और यू मतलब जिनमें केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। इसके बाद देखिए प्रमुख संवर्धन, सेरिकल्चर ये रेशम कीट पालन को कहा जाता है। ओलेरिकल्चर ये सब्जी से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर ये फूलों की खेती से संबंधित है। पिसिकल्चर ये मछली पालन को कहा जाता है। सिल्वीकल्चर ये वनों की खेती को कहा जाता है। वर्मीकल्चर ये केचुआ की खेती को कहा जाता है, और केचुआ को ही किसान मित्र भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए विटीकल्चर, तो विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। इसके बाद देखिए बायोलॉजी, जो जीव विज्ञान है, तो इसमें देखिए संजीव की स्टडी की जाती है, और फादर ऑफ बायोलॉजी ये है अरस्तु, मतलब जो जनक है बायोलॉजी के वो है अरस्तु। और ये शब्द बायोलॉजी का जो शब्द है ये दिया गया था 1801 में लेमार्क और ट्रेविनास द्वारा। फिर देखिए बायोलॉजी, इसकी 2 शाखाएं हैं, एक तो होती है जूलॉजी और एक होती है बोटेनी। तो जू मतलब होता है जंतुआल्य, हमें पता है। जूलॉजी जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा, ये जंतु विज्ञान हो जाएगी, और इसके जनक है अरस्तु। इसके बाद देखिए बोटेनी, तो ये वनस्पति विज्ञान होता है जिसमें प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए इसके जनक है थियोफ्रैक्ट्स। नेक्स्ट है सेल, कोशिका। तो देखिए जैसे एक मकान में ईंट कार्य करती हैं, जब मतलब किसी मकान में जो ईंट का कार्य होता है वही कार्य जो है अपने शरीर में कोशिका का होता है। इसे सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो। फिर देखिए सेल कोशिका, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, और शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ये कोशिका को कहा जाता है। और देखिए इसकी खोज जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, और ये कोशिका थी मृत कोशिका। सबसे पहले जो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी वो मृत कोशिका थी, और ये खोजी गई थी जो वृक्ष का कोर्क होता है इसके अंदर। और ये इसने जो रॉबर्ट हुक ने ये किस में बताया है? तो इनकी बुक है माइक्रोग्राफिया, इसके अंदर इन्होंने ये बताया है। फिर देखिए कोशिका का जनक ये रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है, और जीवित कोशिका की खोज ये ल्यू वेन होक ने की थी 1674 के अंदर। इसके बाद देखिए जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है इसकी भी खोज ल्यू वेन होक ने की थी। तो क्या होता है, मृत कोशिका की खोज ये रॉबर्ट हुक ने की थी, और कोशिका का जनक भी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। जीवित कोशिका की खोज ये ल्यू वेन होक ने की थी 1674 में, और जीवाणु और बैक्टीरिया की खोज करता ये भी ल्यू वेन होक है। इसके बाद देखिए कोशिका सिद्धांत, तो ये इसके प्रतिपादक है कौन? स्लाइडर और स्वान जो है इसके प्रतिपादक है। फिर देखिए इसके अंदर शरीर का निर्माण जो है ये कोशिका से होता है, ये कहा गया है। और इसके बाद देखिए जो शरीर का अंदर कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर एक अपवाद है, तो अपवाद ये है विषाणु, जो वायरस है ये इसके अंदर अपवाद है। तो नोट लगा के लिखिएगा कि जो वायरस विषाणु है ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि ये वायरस संजीव और निर्जीव दोनों के मध्य की योजक कड़ी होती है। इसके बाद देखिए पादप एंड जंतु के मध्य योजक कड़ी ये यूग्लिना है। सबसे छोटी कोशिका है ये माइकोप्लाज्मा, और इसकी जो लंबाई होती है 0.3 माइक्रोमीटर होती है। फिर देखिए सबसे बड़ी कोशिका ये है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि 170 mm का होता है। इसके बाद देखिए मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये है न्यूरॉन। नेक्स्ट है फिर देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इनमें बेसिकली कुछ अंतर होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कोशिका भित्ति, तो ये पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। फिर देखिए कोशिका झिल्ली, तो ये पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। तारकाई ये जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, और ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद देखिए रिक्तिका, तो रिक्तिका जो है ये पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। हरित लवक जो
क्लोरोप्लास्ट होता है ये जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। सॉरी, एक बार वापस देखना। ये जो है मतलब जो केंद्रक हरित लवक है ये पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। केंद्रक दोनों में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है। तो एक बार वापस देख लीजिएगा कि कोशिका भित्ति ये पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली ये जो है दोनों के अंदर पाई जाती है। तारकाई ये पादप कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है। रिक्तिका ये पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती है। हरित लवक ये पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता है। केंद्रक दोनों के अंदर पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और इसका कार्य होता है जो पेड़ को सुरक्षा प्रदान करना, इसका कार्य रहता है। इसके बाद देखिए पादप कोशिका। तो पादप कोशिका ये सेलुलोज की बनी होती है और पादप कोशिका में जो सेलुलोज की बनी होती है ये पृथ्वी जो सेलुलोज है ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। कपास जो है इसका एग्जाम्पल है। फिर देखिए नोट लगा कर लिखना कि जो कवक फंगस होता है इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है जंतु कोशिका। तो देखिए जंतु कोशिका, तो इसको डायग्राम से समझते हैं। तो इसकी जो सबसे बाहरी परत है इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। और इसके बाद देखिए जो इसके अंदर ये द्रव्य भरा होता है इसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है और ये इसका केंद्रक हो जाता है। और साथ ही में देखिए जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक को जोड़ने वाला जो होता है उसे जीव द्रव्य कहा जाता है और कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग पाया जाता है। इसके बाद देखिए जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर बना होता है। तो इसने देखिए जीव द्रव्य को जो है हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बताया था और जो जीव द्रव्य नाम है ये दिया गया था पुरकिंजे के द्वारा। नेक्स्ट है इसके बाद देखिए वापस से जंतु कोशिका का वापस से एक बार डायग्राम वापस से देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए ये जो चीज़ होती है ये होती है अंतःपदवीय जालिका जिसे ER कहते हैं। तो इसके अंदर देखिए जो इसके ऊपर ये छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उसे राइबोसोम कहा जाता है और जहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं वो जो है मतलब अंतःपदवीय जालिका ये खुरदरी होती है और जहाँ पर नहीं पाए जाते हैं वो स्मूथ मतलब चिकनी ER होती है। ER मतलब अंतःपदवीय जालिका। इसके बाद देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, तारकाई पाया जाता है और जो है गोल्जी कोई ये यहाँ पर पाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लेना। फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं इसको और ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कौन कौन होते हैं तो इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे महक से देखिए मे से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, हे से हो जाएगा हरित लवक और के से हो जाएगा केंद्रक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव्य होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है और इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी और नाम इसको बेंडा ने दिया था। और ये श्वसन से ऊर्जा प्राप्ति होती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से ऊर्जा प्राप्ति होती है। इसके बाद देखिए इसकी एक रिएक्शन होती है ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलाने के बाद देखिए जो जटिल अणु होता है माइटोकॉन्ड्रिया की प्रक्रिया के दौरान ये सरल अणु में टूट जाता है और ये कैटाबोलिक रिएक्शन के तहत होता है। मतलब जब जटिल अणु जो है सरल अणु में टूटता है उसे कैटाबोलिक रिएक्शन कहा जाता है। तो इससे देखिए क्या बनता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या होता है इसके अंदर, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और अपने को जो है 36 ATP ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसके बाद देखिए श्वसन कैटाबोलिक रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें जटिल अणु टूटकर सरल अणु बनाते हैं। फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर ऊर्जा का संचय होता है ATP के रूप में और ATP ये ऊर्जा की मुद्रा होती है और इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो रिएक्शन हो रही है इसको अगर अपन रिवर्स कर देंगे मतलब 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन इसको सन सूर्य की उपस्थिति में या हरित लवक हो, पर्णहरित हो या क्लोरोफिल हो इनकी उपस्थिति में जो है रिएक्ट करवाएंगे तो इससे वापस से हमें ग्लूकोज प्राप्त होगा और ऑक्सीजन प्राप्त होने वाला है। ऑक्सीजन गैस इसके अंदर निकल जाएगी। तो देखिए ये होती है, इसका उल्टा हो जाएगा, वो कैटाबोलिक रिएक्शन थी और ये एनाबोलिक रिएक्शन हो जाएगी। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और
पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी है। और इस क्लास के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का पिन जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।